हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट ऑफ द इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की। देखिए, बजट का मतलब क्या होता है। चाहे छोटा सा ही घर हो या देश चलाना हो, सभी को बजट बनाने पड़ते हैं। अब गवर्नमेंट भी आपको पता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, हर एक गवर्नमेंट को बजट बनाना पड़ता है। बजट बेसिकली होते क्या कि एस्टिमेशन होती है कि कहाँ कहाँ से कितना कितना किन किन सेक्टर से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पे किन किन सेक्टर पे कितना पैसा हमें लगाना है। इनका प्रॉपर स्टेटमेंट, जो ब्यौरा होता है, जो एक्सप्लेनेशन होता है, वो से हम बजट बोलते हैं। यहाँ पे जो हम बात करेंगे बजट के रिगार्डिंग, तो वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है कि एनुअल स्टेटमेंट, ये आने वाले साल के लिए बनता है, समझ में एडवांस से बनता है। इसमें आइटम वाइज दिखा होता है कि एस्टिमेट रिसिप्ट, क्योंकि इसमें एस्टिमेट होते हैं, एक्चुअल नहीं होता क्योंकि फ्यूचर अभी पता नहीं है। तो एस्टिमेट हमारे जो भी हमारे रिसिप्ट होते हैं और एस्टिमेट हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं एक फिस्कल ईयर के अंदर, फिस्कल यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। आपको पता होगा अकाउंटिंग ईयर बेसिकली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो आने वाले साल के लिए सरकार एक एनुअल बजट जो बनाती है, स्टेटमेंट बनाती है कि कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है। इसे हम बजट कहते हैं। आपको पता होगा जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा तैयार किया जाता है, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है जिस दिन भी प्रेसिडेंट के डायरेक्शन के हिसाब से। उसके बाद जब ये बजट पास हो जाता है उसके बाद ही क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट होता है। तो अब है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये बजट बनाने में इतना टाइम लगता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, उसको पास किया जाता है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आखिर बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए इतनी मेहनत की जाती है। तो सबसे पहले हमारा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था एग्जाम में कि सीधा बोलते थे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। आजकल एग्जाम का पैटर्न क्या है कि आपको 2 या 3 पॉइंट दे देंगे, उसको एक्सप्लेन करना है, इसीलिए आपको सारे पॉइंट्स को करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उसको इस तरह से एलोकेट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम इकोनॉमी को बेनिफिट हो सके, वेलफेयर हो सके। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि सरकार देखती है कि जो भी नेसेसरी की गुड्स होती है उनके ऊपर सरकार सब्सिडीज देती है, टैक्स कंसेशन देती है ताकि कम रेट पे लोगों को नेसेसरी की चीज़ें अवेलेबल हो पाए। और जितने भी हार्मफुल चीज़ें होती है, लग्जरियस चीज़ें होती है, उनके ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है ताकि उसके जो कंजम्पशन है, उसकी डिमांड है, उसको डिस्करेज किया सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है टोबैको है या शराब है, इनके ऊपर सरकार हाई टैक्स लगाती है क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, इसको कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए महंगे। और उन्हीं पैसों से सरकार क्या करती है, फिर जनता के डेवलपमेंट विकास के काम करती है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो प्राइवेट लोग हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, सोशल वेलफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो ऐसे में सरकार को डायरेक्ट उस गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, जैसे कि वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेलफेयर सोसाइटी को हो सके। दूसरा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इनकम एंड वेल्थ, यानी कि आपको पता है कि हमारे देश में देखो इनइक्वालिटी हर जगह पे है, चाहे वो बड़े से बड़े डेवलप देश क्यों ना हो या सबसे बैकवर्ड नेशन क्यों ना हो। लेकिन हमारे देश में जितनी इनइक्वालिटी है उतनी इनइक्वालिटी दूसरे देशों में नहीं देखने को मिलती। हमारे यहाँ पे एक सेक्शन के लोग इतने रिच है कि उनको भी नहीं पता उनके पास कितना पैसा है, और उसी सोसाइटी के अंदर, उसी देश के अंदर ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, गर्मी आती है तो लू से मर जाती है और ठंड आती है तो ठंड से मर जाती है, समझ में। तो ऐसे देश में सरकार का काम क्या होता है कि अमीर लोगों सरकार हाई टैक्स लगाती है, उन्हीं पैसों को गरीब वेलफेयर पे खर्च करती है ताकि ये जो इनइक्वालिटी है इसको खत्म तो नहीं कह सकता लेकिन रिड्यूस करने की कोशिश सरकार करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक के अंदर जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का जो चलता रहता है, तो सरकार किस तरह से जैसे इन्फ्लेशन का टाइम आता है तो सरकार उसमें अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या कर देती है, कम कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है। डिफ्लेशन आता है तो उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, टैक्स कम कर देती है। तो इस सब तरीके से सरकार इकोनॉमी को स्टेबल रखती है क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। इन्फ्लेशन में अननेसेसरी चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। डिफ्लेशन के अंदर डिमांड कम हो जाती है, लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, मार्केट में रिसेशन आ जाता है। तो इकोनॉमी को कैसे स्टेबल किया जाए, कैसे नॉर्मल सिचुएशन में रखा जाए, इसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बहुत सारे ऐसे आपको पता होगा एंटरप्राइजेस है, इंडस्ट्री है जो सरकार के अंडर में आती है, जो सरकार वेलफेयर लोगों के लिए काम कर रही है।
तो उसको चलाने के लिए भी सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उस पैसों को किस तरह पे रखा जाए, ये बजट के अंदर देखा है, तेनों किस तरह से फंडिंग प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको पता है हर एक इकोनॉमी का एम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ करना, इंडस्ट्री को डेवलप करना, ताकि इकोनॉमी में डेवलपमेंट किया जा सके। यानी कि सरकार इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है, रोड बनाने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को ठीक करना पड़ता है, कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को अच्छे खासे पैसों की जरूरत पड़ती है। तो बजट में वो दिखाया जाता है कितना पैसा एग्रीकल्चर पे लगाना है, कितना इंडस्ट्री पे लगाना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाना है, कितना हेल्थ सेक्टर पे लगाना है। तो इन सब सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए सरकार देखती है। नेक्स्ट है रीजनल इनइक्वालिटी। आपको पता, देखो हमारे यहाँ पे पर्सनल इनइक्वालिटी यानी कि लोगों के बीच अमीरी गरीबी का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, और जो अलग अलग स्टेट है उनके बीच ही बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे आप मुंबई देखो, दिल्ली देखो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, हर तरह की फैसिलिटीज़ है, सभी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, लिविंग स्टाइल अच्छा है, हर चीज़, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सभी चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उसी देश के अंदर आप बिहार चले जाओ या आप उड़ीसा चले जाओ, या ऐसे स्टेट जहाँ पे अभी भी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है लोगों के पास, अभी भी लोग खुले में शौच जाते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री नाम की चीज़ नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो सरकार का एम क्या होता है कि ऐसे सेक्टर में अगर कोई लोग बिजनेस करना चाहते हैं, इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, टैक्स में रिलैक्सेशन देती है, और भी कई तरह की बेनिफिट देती है, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, वहाँ के लोगों को बेनिफिट मिल सके, और जो सेक्टर है वो ग्रो कर सके। तो इन सब चीज़ों की इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए भी सरकार को बजट बनाने पड़ते हैं। किस तरह से उस बैकवर्ड स्टेट को डेवलप किया जाए, वहाँ पे डेवलपिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किया जाए, किस तरह से वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे रोड है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, वाटर, सभी चीज़ों की अरेंजमेंट किया जाए। तो इन सब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हर साल सरकार बजट बनाती है, ये एनुअली होता है, और आने वाले साल के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं। तो ये तो पूरी गवर्नमेंट बजट और उसके ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। अब है कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट, कि सरकार के जो बजट होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली हमने दो भागों में बांट दिया, कि एक क्या होता है रिसिप्ट, सरकार के इनकम, और एक है एक्सपेंडिचर, सरकार के कहाँ कहाँ पे खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे रिसिप्ट है और यहाँ पे सरकार के खर्चे, लेकिन ये एस्टिमेट होते हैं, यानी कि आने वाले साल के लिए एस्टिमेशन भी लगाया जाता है, एक्चुअल नहीं होता, उससे ज़्यादा कम भी हो सकता है। अब हमारी जो रिसिप्ट है वो दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह से हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो भी दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू। अब हम पहले रिसिप्ट को लेकर चलते हैं, इसको हम बाद में बात करेंगे। अभी हमें समझ में आ गया, ये एक्सपेंडिचर है, ये रिसिप्ट है। फिर रिसिप्ट दो तरह के, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर भी दो तरह के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले हम क्या करते हैं, रिसिप्ट को कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपेंडिचर पे पहुंचेंगे। तो पहला, सबसे पहले हमने देखा कि ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस क्या है। ध्यान से देखिए कि ऐसे कोई भी रिसिप्ट, कोई भी ऐसे रिसिप्ट जिससे सरकार की ना तो कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ना ही रिडक्शन इन एसेट्स, ना तो सरकार की एसेट्स में किस तरह की कमी आती है, ना ही कोई लायबिलिटी में। तो ये रखना कि नैदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, सरकार ने इनकम तो रिसीव किया है बट सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, और ना ही कोई एसेट्स में रिडक्शन हुआ है। ऐसे रिसिप्ट को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर से एक बार सुन लीजिए कि ऐसी कोई भी रिसिप्ट जिससे सरकार की ना तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है और ना ही रिडक्शन इन एसेट्स, एसेट्स में भी कोई कमी नहीं हुई है, फिर भी इनकम आई है। इसको अब बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट, कि आइदर या तो क्या हुआ है कि लायबिलिटी क्रिएट हुई है या हमारे एसेट्स में रिडक्शन हुई है। तो ऐसे जो रिसिप्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आगे डिफरेंस भी उसको हम समझेंगे। तो अब हम पहले रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने क्या पढ़ा था, सरकार की रिसिप्ट है, इनकम है, बट ना तो किसी तरह की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई है, ना ही सरकार की कोई एसेट्स में रिडक्शन हुई है। बट ऐसे भी बहुत तरह की रिसिप्ट है, तो वो कौन कौन से रिसिप्ट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। उसको हमने दो भागों में क्लासिफाई किया है रेवेन्यू रिसिप्ट को, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। जब भी हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले दो तरह के टैक्स आ जाते हैं। टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट है, जो सभी को सरकार को देने ही पड़ते हैं। तो दो तरह के टैक्स सरकार हम पे लगाती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है,
कि जिस पर्सन के ऊपर लगाया जाता है उसी पर्सन को बियर करना पड़ता है, उसी पर्सन को सरकार के अकाउंट में जमा कराना पड़ता है, यानी कि बियर भी उसी को करना पड़ेगा, ठीक है, और जमा भी उसी को करना पड़ेगा। जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो हम अपने जो टैक्स बर्डन होते हैं वो दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट बर्डन नहीं किया सकता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है बेसिकली किस पे लगता है, इंडिविजुअल और कंपनी पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स में स्लैब रेट भी बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी करंटली 5 लाख तक टैक्स रिबेट है। अगर सालाना आप एनुअली 5 लाख रुपए तक कमाते हो आपको सरकार को कोई टैक्स नहीं देना, जीरो टैक्स लाइबिलिटी। अगर आप 5 लाख से ऊपर 10 लाख के बीच में आते हो तो आपको कितना देना, मान लो 10%। अगर आप 10 लाख के ऊपर आते हो तो 20%, उससे ऊपर आते हो 30%। यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि हर एक पर्सन को एक पर्टिकुलर अमाउंट देना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 रुपए का चिप्स खरीदा, वो बड़ा अमीर आदमी खरीदे, छोटा बच्चा खरीदे, गरीब खरीदे, कोई भी खरीदे, जो 1 रुपये 50 पैसे 2 रुपये जो भी उस पर टैक्स लाइबिलिटी है उस पर लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। जब आप कुछ भी पे करते हो खरीदते हो तो भी लिखा होता है प्राइस के साथ। तो वो जो टैक्स है वो सबको प्रोपोर्शनेट इक्वली देना ही पड़ा है। तो हमारे यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स है उसका कवरेज बहुत कम है क्योंकि हमारे देश में गरीबों की संख्या ज़्यादा है, इतने लोग इसमें कवर नहीं हो पाते। लेकिन इनडायरेक्ट क्या वाइड रीच है, हर एक पर्सन चाहे छोटे से छोटे सामान भी खरीदते हो, 5 रुपये की टॉफी चॉकलेट भी खरीदते हो तो उसके ऊपर भी आपको एक पर्टिकुलर टैक्स देना ही पड़ता है। उसका कवरेज बहुत ज़्यादा है, हर एक लोग इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत लोगों से आपने सुना होगा जो गरीब लोग, बहुत लोग कहते हैं भैया हम टैक्स पे, हम टैक्स, भैया यहाँ पे सब कोई टैक्स पे है। कुछ लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट टैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, पर यहाँ पे हर कोई टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही पे कर रहे हो, हर एक पर्सन एक 10 रुपए की चिप्स भी खा रहा है, 5 रुपए का चॉकलेट भी खा रहा है, उसमें भी वो टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो गरीब लोगों का भी बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन टैक्स में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। वो इनडायरेक्ट तरीके से देते हैं और अमीर लोग बेसिकली डायरेक्ट तरीके से देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद सरकार के जो नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट तो है लेकिन नॉन टैक्स, टैक्स के अलावा सरकार के पास और कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट। देखिए आपको पता होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमने बताया जो बजट पढ़ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटेस्ट में पढ़ रहे हैं। तो जितने भी हम जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को जरूरत पड़ने पर उन्हें लोन देते हैं और लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। वो जो इंटरेस्ट है सरकार की वो इनकम है, लेकिन उसके बदले कोई सरकार की ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना कोई एसेट्स कमी आ रही है, बट सरकार की इनकम तो आ रही है। तो ये क्या हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू। दूसरा प्रॉफिट एंड डिविडेंड। सरकार भी आपको पता है बहुत जगह पे पैसा इन्वेस्ट करती है, जैसे कि रेलवे हो गया, भेल हो गया, LIC है, उसके ऊपर सरकार जो डिविडेंड और प्रॉफिट कमाती है वो भी सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आते हैं। फीस है, जैसे रजिस्ट्री वगैरह का होता है, रजिस्ट्री करवाती हो, कोर्ट फीस होती है, ये सब सरकार को हम लोग देते हैं, वो भी सरकार के इनकम का एक सोर्स है। लाइसेंस फीस, आप लोग कोई भी गाड़ी का, व्हीकल का कोई लाइसेंस बनाते हो वो सरकार को देते हैं। फाइन, जैसे आपने टैक्स टाइम पे नहीं दिया, इस तरह की फाइन और पेनल्टी सरकार आपके पे लगाती है। उसके बाद गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स में सरकार को डिफरेंट डिफरेंट नेशन से मिलता है, देशों से मिलता है अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। उसके बाद होता है एस्केस्ट। इसका मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे हमारे देश में ऐसे अमीर अमीर लोग हैं जिन्होंने कोई वारिस नहीं है, जिनका इसमें कोई आगे कोई लीगल हेयर नहीं है और ना ही उन्होंने कोई वसीयत बना के गए। तो ऐसे लोगों की जो वसीयत होती है, जो विल होती है, जो एसेट्स होते हैं, उस पर सरकार क्लेम करके उसको रख लेती है और उन एसेट्स को बेचकर वही वेलफेयर सरकार जनता के लिए काम करती है। तो ये सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू बेसिकली इसके अंदर आते हैं। तो फिर से देख लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ बजट में हमारा 2 तरह के होते हैं, एक रिसिप्ट होता है, एक एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट 2 तरह का है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट की हमने बात की, उसमें भी 2 होती है, एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स के अंदर हमने बात किया कि सरकार इंटरेस्ट से, प्रॉफिट और डिविडेंड से, फाइन से, रजिस्ट्री फीस से, ठीक है, गिफ्ट्स ग्रांट से, इन सब चीज़ों से सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू पैसा आता है। लेकिन इसमें सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है, ना ही सरकार कोई एसेट्स में कोई इस तरह की रिडक्शन हो रही है। दीज आर दी रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हम दूसरे रिसिप्ट की बात करें, कैपिटल रिसिप्ट। इसमें उल्टा हो जाता है, पैसा तो आ रहा है सरकार को, लेकिन या तो सरकार की इसमें क्या होगी, लायबिलिटी क्रिएट होगी, या एसेट्स में रिडक्शन आएगा, किसी तरह की कोई भी एसेट्स घट जाएंगे। तो इसमें कौन कौन चीज़ें आती है, 3 चीज़। सबसे पहले बोरोइंग,
रिकवरी ऑफ लोन और नेक्स्ट है अदर रिसिप्ट। तो सबसे पहले बोरोइंग का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि किसी भी देश को जब खर्चे उसके ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम कम हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है उसको? बहुत तरह के लोन लेने पड़ते हैं, ठीक है। अगर सरकार मान लीजिए बोरोइंग ले रही है, उधार ले रही है, तो पहले पब्लिक से उधार ले सकती है। आरबीआई जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उनसे सरकार उधार ले सकती है। किसी फॉरेन कंट्री से उधार ले सकते हैं, या इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब से अगर सरकार लोन ले रही है तो सरकार के पास क्या हुआ? इनकम आया, पैसा आया, बट लाइबिलिटी भी तो क्रिएट हुई है, क्योंकि उसके ऊपर सरकार को ब्याज भी देना पड़ेगा और ये फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन है, उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ गई। यानी कि ऐसा कुछ भी रिसिप्ट, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या हमारे एसेट्स घटेंगे, वो कौन सा हो गया? कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को लोन दिया था, वो लोन उसने रिकवर कर लिया, तो सरकार के एसेट्स कम हो गई, क्योंकि लोन हमें जब लेना था वो हमारा एसेट्स था। जब लोन हमारा रिकवर हो गया, हमने रिसिप्ट तो कर लिया, बट हमारे एसेट्स क्या हो गई? घट गई। तीसरा अदर एसेट में आते हैं स्मॉल सेविंग, जो आम लोगों के जो सेविंग सरकार के पास होते हैं। आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस में बहुत लोग अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें जो पैसा जमा करवाते हैं, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट होते हैं, एनएससी होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सरकार के पास रिसिप्ट तो आती है, सरकार के पास पैसा है, बट ये सारे क्या है? एक तरह से लोन है, क्योंकि सरकार को उन सभी को पैसा एक टाइम पे वापस करना है। तो ये सारे जो रिसिप्ट है, अदर रिसिप्ट, ये भी क्या है? हमारे कैपिटल रिसिप्ट की जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, जिसको हमें रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह से हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, बट एक बार पहले रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हमें तो समझ में आ गया। तो पहला वही डेफिनेशन आ जाएगी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, या तो डिफरेंस दे देंगे या आइटम दे के आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है तो क्यों है, ये कैपिटल रिसिप्ट है तो क्यों है। तो इसीलिए आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले डिफरेंस में डेफिनेशन आ जाएगा, ऐसा कोई भी रिसिप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज दे नेदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ये ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करता है, ना ही कोई एसेट्स में रिडक्शन आती है। उसको ऑपोजिट ये हो जाएगा कि ऐसा रिसिप्ट या तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट करेगा या हमारे एसेट्स में रिडक्शन होगी। तो इस तरह के रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा, ये रेगुलर नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार हमें मिलता है। जैसे टैक्स है, आपको पता होगा सरकार को टैक्स आपको हर साल देने पड़ते हैं। तो ये क्या होता है? रिकरिंग नेचर का, बार बार होता है। दे आर इरेगुलर नेचर। देखो, हम लोन जो है जरूर नहीं सरकार हर बार लेगी, ठीक है, या जो लोन ले या अपनी डिसेविंग है, सरकार बार बार इसको नहीं करेगी, ये आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद फ्यूचर ऑब्लिगेशन में कोई न्यू फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, इसमें सरकार ने रिसिप्ट तो किया, कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं कि सरकार को देना ही पड़ेगा। हम सरकार को टैक्स देते हैं, क्या सरकार हमें वापस करती है कुछ पैसा? नहीं। लेकिन अगर आपने कोई लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा देना ही पड़ेगा। फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सारे हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आते हैं। इसके अंदर बोरोइंग्स हो गए, रिकवरी ऑफ लोन हो गए, और अदर रिसिप्ट में ये सारे आप डाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम एक्सपेंडिचर पे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से आपने रिसिप्ट देखे दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, उस तरह से हमारे एक्सपेंडिचर भी दो होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है कि इस कोई खर्चा तो हमने किया है, बट इसमें रेवेन्यू में क्या होता है, ना तो हमारी कोई एसेट्स बढ़ती है और ना ही हमारी लाइबिलिटी घटी है, बट हमने फिर भी खर्चा किया है। तो अब कहोगे ऐसा कौन सा गवर्नमेंट का खर्चा होता है? ऐसे बहुत गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट को सैलरी स्टाफ देनी है, मंत्रियों की पेमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं जो सरकार को रेगुलरली देने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, बट इसमें ना तो सरकार कोई एसेट्स क्रिएट होती है, ना ही कोई रिडक्शन इन लाइबिलिटी है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं सब सरकार खर्चे करती है, या तो सरकार के एसेट्स क्रिएट होते हैं या सरकार की लाइबिलिटी में रिडक्शन होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, ऐसे खर्चे सरकार को बार बार नहीं करने पड़ते, ये सरकार को हर बार 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 करने पड़ते हैं, हर बार सैलरी देनी पड़ती है, हर बार जो एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, रिकरिंग नेचर का है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का है। अगर हम बात करें तो ये क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चलाने के लिए सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, ये सारे जो खर्चे होते हैं रेवेन्यू नेचर के होते हैं। और जब एसेट्स को खरीदने के लिए या कोई लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए सरकार को खर्चे करने पड़ते होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के होते हैं।
तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया। तो उस टॉपिक के अंदर पहले आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट करना है, उसके बाद जो कंपोनेंट्स है वही मेन है कि रिसिप्ट में कौन से 2 तरह के होते हैं, एक्सपेंडिचर में कौन से 2 तरह के होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो डिफरेंस बिटवीन में आए, चाहे आइटम देके आपको क्लासिफाई करने के लिए आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हमारे जो बजट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सरप्लस बजट, डेफिशिट बजट और बैलेंस्ड बजट। नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर बैलेंस है, सब सरकार के जो रिसिप्ट हो गए और जो एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल हो गए, मान लीजिए सरकार के जो एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू दोनों इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बजट है। लेकिन अगर सरकार के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, इसे डेफिशिट बजट कहेंगे। और उल्टा कर देगा, एक्सपेंडिचर कम है और अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सरप्लस बजट। ठीक है, देखिए सरप्लस तो किसी भी इकॉनमी का बजट हो नहीं सकता, क्योंकि हर देश में इतने सारे काम है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि कुछ ना कुछ उसके छूट जाते हैं, ना पैसा कम होता है बल्कि सरकार की पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए। ये टाइप ऑफ बजट। उसके बाद बजटरी डेफिशिट में हमने बताया कि हमारे देश का जो बजट होता है बेसिकली डेफिशिट बजट होता है, क्योंकि सरकार के जो एक्सपेंडिचर है हमेशा वो ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बजट डेफिशिट। अब ये बजट डेफिशिट के कारण आपको पता होगा, जब सरकार के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो सरकार को क्या, क्योंकि हमारे देश में वेलफेयर इकॉनमी है, सरकार क्या है, जब चुन के आती है सरकार को जनता से बहुत सारे प्रोमिस किए होते हैं, उसको पूरा करना होता है। और सरकार पर इतनी रेवेन्यू नहीं भी है तो भी उसको लोन लेके, चाहे विदेशों से लोन लेके, चाहे कहीं से भी लोन लेके, इस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो अब पहले हम पढ़ते हैं कि जो डेफिशिट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक होता है रेवेन्यू डेफिशिट, एक होता है फिस्कल डेफिशिट, एक होता है प्राइमरी डेफिशिट। तो पहले तो बजट डेफिशिट समझ में आ गया कि जब सरकार के कुल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है टोटल रेवेन्यू से, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बजटरी डेफिशिट। अब 3 तरह के, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू डेफिशिट कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू डेफिशिट आप माइनस करोगे, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू डेफिशिट कम है, यानी कि सरकार को जो खर्चे हैं वो ज़्यादा है और इनकम सरकार के पास कम आ रही है। कौन से, रेवेन्यू वाले, ध्यान रखना, अभी देखा था ना रेवेन्यू के। तो ये क्या दिखाता है कि सरकार जो रेगुलर और सरकार का जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, सरकार उसको पूरा करने में अनेबल है, क्योंकि आपके रेगुलर जो है, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी कम हो रही है और रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है कि खर्चे हैं वो हमारे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है सरकार को क्या करना पड़ रहा है, जो सेविंग है उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के पास इतना है ही नहीं रिसिप्ट कि सरकार रेगुलर नेचर के जो खर्चे हैं उसको फुलफिल कर सके। तो इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बहुत टाइम तक होता जाएगा तो सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सरकार डेट में फंस सकती है। तो इसमें सरकार को क्या करना पड़ता है कि अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना पड़ेगा या सरकार को अपने इनकम को बढ़ाने पड़ेंगे। तो या तो सरकार क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी, या अपने इनकम बढ़ाने के लिए सरकार टैक्स रेट में इंक्रीमेंट करेगी, या कोई नई नई टैक्स लगाएगी जिससे कि सरकार की इनकम बढ़े और जो रिकरिंग रेगुलर खर्चे हैं उसको पूरा कर सके। तो रेवेन्यू में से ध्यान रखना, रेवेन्यू डेफिशिट में से रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसीडर किया जाता है। ये बेसिक दिखाता है सरकार को जो रेगुलर रिकरिंग खर्चे हैं वो पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर ये रेवेन्यू डेफिशिट है इसका मतलब नहीं हो रहा है, तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है, उसके इनकम को बढ़ाए, टैक्स लगाए नए नए, या अपने खर्चे कम करे ताकि ये कंट्रोल में आ जाए। दूसरा फिस्कल डेफिशिट, ये एक्चुअल गवर्नमेंट के बजट डेफिशिट होता है, जिसमें हम टोटल सरकार के जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रहे टोटल रेवेन्यू के। समझ में, सरकार का टोटल यानी कि रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिला के बात हो रही है यहाँ पे। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट। उसमें याद रखना आपको बोरोइंग को एक्सक्लूड करना है, बोरोइंग इसके अंदर नहीं लेना है। ठीक है, तो उसके बाद यानी कि सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे एज कम्पेयर टू टोटल रिसिप्ट के। तो अब सरकार के पास क्या ऑप्शन होगा कि इस डेफिशिट को फुलफिल करने के लिए सरकार क्या करेगी, या तो सरकार आरबीआई से लोन लेगी, या फॉरेन कंट्री से लोन लेगी, या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन लेगी। अब लोन लेगी तो होगा क्या, सरकार इसको इम्प्रूव नहीं करेगी तो धीरे धीरे लोन लेती रहेगी और डेट के ट्रैप में क्या होगा, फंस जाएगी। समझे, हम लगातार लोन ले रहे, उसके ऊपर हम ब्याज नहीं दे पा रहे, फिर लोन ले रहे, फिर ब्याज नहीं चुका रहे, जैसे कि तो पाकिस्तान की हालत हो गई, या हमारे 1991 से पहले हमारी कुछ सिचुएशन इसी तरह की बन गई थी कि लगातार हम डेट के ट्रैप में फंसते ही जा रहे थे। समझ में आए। दूसरा, या सरकार के पास क्या ऑप्शन होता है, दूसरा लोन नहीं लेती तो न्यू करेंसी प्रिंट करती है।
तो जिसके कारण क्या होता है, देश में इकोनॉमी में फिर से इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन भी हमने देखा है अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के लिए, अननेसेसरी प्राइसेस बढ़ती है उसके अंदर, और मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उसकी परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। तीसरा है फॉरेन डिपेंडेंस। अगर आप बार बार दूसरे देशों से लोन ले रहे हो तो सीधी सी बात है कि क्या होगा कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे। आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी इंटरनल पॉलिसी में वो क्या करेंगे, इंटरवेंट करेंगे। जैसे आपको पता है स्टार्टिंग के अंदर जब हम अमेरिका पे डिपेंडेंट थे तो अमेरिका हमारी पॉलिसी को बहुत अफेक्ट करता था। या अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, देखिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा चाइना से लोन ले रखा है, तो चाइना हर चीज़ में उसको इंटरफेयर करता है, यानी कि हम क्या हो जाएंगे, फॉरेन कंट्री पे डिपेंड हो जाएंगे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होगी। हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ। अगर हम क्या करेंगे, लोन लेते रहेंगे तो हम डेवलपमेंट के हमारे आने वाले काम ही नहीं हो पाएंगे, या हमारे पे ऑलरेडी इतना कर्जा होगा तब तक कि अगर हम सरकार न्यू पॉलिसी भी बनाएगी तो पहले पुराने डेट को चुकाने में ही सरकार का बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा चला जाएगा, जिस कारण जो फ्यूचर ग्रोथ है वो हो नहीं पाएगा। आगे 10-20 साल तक जो इकोनॉमी है वो स्टेंजेंट हो जाएगी, ठहर जाएगी, रुक जाएगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि हमारे देश में ग्रो हो सके, फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो सके। जैसे आपको पता है जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, देश में सरकार ने लोन लेना बंद कर दिया फॉरेन देशों से, और यही रीज़न है कि हमारे विदेशों में एक रिस्पेक्ट बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है। देखो, आप जब तक गरीब रहोगे, दूसरों से पैसा लेते रहोगे, आपकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन जब आप क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हो, ठीक है, आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, चाहे पैसों के लिए, तो आपकी बात को सुनी जाती है। तो यही चीज़ हमें करनी है, हमें डेफिसिट को रिड्यूस करना है। अब हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करना है। तो बेसिकली जो प्राइमरी डेफिसिट क्रिएट ही क्यों होता है, फिस्कल डेफिसिट के कारण। तो बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट रूट ऑफ कॉज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या करना है, जब फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट हमारा कंट्रोल हो जाएगा। और हमारा जो ये जीरो या फिर लो जो प्राइम डेफिसिट दिखाता है, इसका मतलब है कि सरकार को इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, क्योंकि सरकार पर इतना पैसा नहीं है कि सरकार जो इंटरेस्ट पे करेगी लोन के ऊपर, उसके लिए भी सरकार को क्या करना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है। ये बहुत ही बुरी सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी के लिए होती है। यानी कि आपने लोन ले लिया, अब आप लोन तो नहीं चुका पा रहे, बट उसके ऊपर जो ब्याज है उस ब्याज के लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा है, जैसे कि अभी पाकिस्तान की कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे देश, एक ऐसी इकोनॉमी कभी भी डेवलप नहीं हो सकती, ग्रो नहीं हो सकती। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब भी हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है तो हमें उसको रोकना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, सरकार को इनकम बढ़ाने का सोचना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ेगा, ताकि स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे हम इसको रोक सके, कम कर सके। अदरवाइज फॉरेन डिपेंडेंस हमारा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन के हम जाल में फंस जाएंगे, और हमारी इकोनॉमी में इतनी बुरी स्टेटस हो जाएगी कि आगे 5-10 सालों के लिए हमारी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो सब कुछ क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये चीज़ आपको, इसीलिए सरकार बजट बनाती है, प्लान करती है, देखती है कितने हमें खर्चा करना है, कहाँ कहाँ से कितना पैसा आना है, कहाँ पे कितना हमें लगाना है। अगर सरकार के वो बजट नहीं बनता, सरकार नए नए टैक्स लगाती है, टैक्स रेट को इंक्रीज करती है, या वो भी नहीं कर सकती तो फिर अपने एक्सपेंडिचर में कम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये सारा जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट बजट का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा टॉपिक था। तो इसमें आपको लर्न करना है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, और उसके बाद ये बजटरी डेफिसिट, ये 3 ही टॉपिक बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा है, इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है आपको कि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। सिंपल फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।